गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो गेट में आए हुए हैं उन्हें हमने मल्टीपल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करके हमने समझा था, जिसमें आपने देखा था कि जनरली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके कैसे आ रहे हैं, बाई पार्ट्स के ऊपर आ रहे हैं, बाई सब्स्टिट्यूशन सॉल्व हो रहे हैं। अगर इन दोनों से भी अगर सॉल्व नहीं होता है तो आपने वो भी देखा था हमने क्या किया था, लिमिट को ऐड करके उसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को माइनस करके वैल्यू को वहां पुटअप किया था। तो इस तरह की जो आपके प्रॉब्लम्स है हमने कल की क्लास में सॉल्व आउट कर लिए थे। आज की क्लास में हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम आपकी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसकी आउटलाइन क्या है इस टॉपिक में। तो हम आपको पढ़ाते होंगे इसमें सबसे पहले, जब भी आपको एप्लीकेशन पढ़ना है उससे पहले आपको आनी चाहिए कर्व ट्रेसिंग क्या होती है। दूसरा, फिर हम बात करेंगे आपका लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम्स की। फिर हम बात कर रहे होंगे आपका यहाँ पे आपका डबल इंटीग्रल। और फोर्थ है आपका ट्रिपल इंटीग्रल। बेसिकली आपका मल्टीपल इंटीग्रल्स के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। सो आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा इन तीन चारों टॉपिक को कवर अप करने की विद सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो कि बी गेट में आपके आए हुए हैं उनको लेते हुए। सो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो आपका है कर्व ट्रेसिंग। देखिए, कर्व ट्रेसिंग ऐसे तो आपका गेट के सिलेबस में नहीं है, बट आपको जरूरी क्यों है इसको पढ़ना, उस चीज को हम समझेंगे। क्योंकि जब भी आपको एग्जाम में क्या होगा, कोई भी ऐसे सपोज करते हैं आपके पास नॉन कर्व है, तब तो आप उसका कर्व बना के उसकी एरिया निकाल सकते हो। बट अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन दे दी जिसका आपको एक कर्व बनाना नहीं पता है, अनो जैसे मान लीजिए आपको इक्वेशन आ गई y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस नाइन। सो इसकी इक्वेशन क्या होगी, अब इसका कर्व कैसे बनाओगे, तभी तो आप उसकी एरिया निकाल सकते हो। तो ऐसी चीजों के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहले कर्व ट्रेसिंग करने आना चाहिए। चलिए देखते हैं कर्व ट्रेसिंग कैसे करते हैं। सो एप्लीकेशन का पहला पॉइंट है कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, देखिए जब भी आपको कर्व ट्रेसिंग करनी है, जब भी आपको कभी भी कर्व ट्रेसिंग करनी है तो आपको क्या देखना पड़ता है। सबसे पहले आप देखोगे अपने कर्व की सिमेट्री। सबसे पहला जो पॉइंट उसमें आपको ध्यान रखना है वो है सिमेट्री। अब सिमेट्री आप पता कैसे चलो करोगे, क्योंकि आपको बस तो कर्व की ड्राइंग नहीं है, आपके पास कर्व की इक्वेशन है। देखते हैं कर्व की आप सिमेट्री कैसे पता करते हैं। सो कर्व की सिमेट्री पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आप क्या करो, आपको चेक करना पड़ेगा आपका, अगर आप अपनी जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है, सपोज करते हैं जो भी इक्वेशन दी उसमें हमने क्या किया, वाई स्क्वायर जो भी आपको वाई दिया हुआ है उसकी जगह आपने माइनस वाई रखा, और आपने चेक करके देखा कि क्या इक्वेशन पे कोई असर पड़ रहा है या नहीं। अगर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो ऐसे केसेस में ही हमारा फंक्शन कैसा होगा, जो भी आपको इक्वेशन दी है वो कैसी होगी, वो सिमेट्रिकल होगी किसके, अबाउट एक्स एक्सिस के। तो पहला पॉइंट है अ कर्व इज अ कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, is symmetrical about x-axis if only even power of y occurs in the equation, occurs in the equation that is, अगर मैं इसको बोलूं समझ में आया आपको, इसको जनरली इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि इक्वेशन ऑफ कर्व does not changes does not changes on putting y equal to minus y in the given equation, इन दी गिवन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अगर आपको एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लेते हैं आपके पास एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो अगर आप यहाँ पे क्या करो, वाई की जगह माइनस वाई रखोगे, जरा देखो माइनस वाई आपने रखा, इक्वेशन क्या हो जाएगी जरा देखो, इट इज इक्वल टू नथिंग बट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो आपने क्या पाया, ये जो आपको कर्व दी हुई है वो क्या है, सिमेट्रिकल है किसके अबाउट, एक्स एक्सिस का, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। इवन वाइज आप माइनस वाई ना पुट करके ये भी चेक कर सकते हो, अगर उसकी इवन पावर होगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा आपका एक्स एक्सिस के। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं अगली सिमेट्रिसिटी आप कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, सेकंड वन।
अगर आपको सिमेट्रिसिटी देखनी है वाई एक्सिस की, सिमिलरली वही कहानी। अगर एक्स एक्सिस जो जो भी आपका वेरिएबल में एक्स होगा उसका अगर इवन पावर हो, या माइनस एक्स लिखा एक्स रखने पे अगर आपको वैल्यू क्या मिलती हो सेम नहीं दिखाई देती हो, तो अब कर्व कैसे होगा, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा। ठीक है। सो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस if there exists if there exists only even power of x, even power of x, that is on putting x equal to minus x, the given equation does not change. The given equation does not change. Does not change. Right? पीछे था आपका सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। राइट। सो फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। आप देखो एक्स की आपकी जो भी पावर है वो कैसी इवन पावर है, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह थर्ड है आपका, अब अगर सपोज करो एक्स का भी इवन पावर हो वाई का भी इवन पावर हो, जैसे कि आपके सर्कल की इक्वेशन होता है, इलिप्स की इक्वेशन में होता है, तो वैसी इक्वेशंस क्या होंगी अगर ऐसा कोई कर्व है जिसमें इवन पावर ऑफ एक्स भी है इवन पावर ऑफ वाई दोनों ही एग्जिस्ट करती है सिर्फ, तो ऐसा कर्व क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा आपका एक्स एक्सिस के अबाउट भी और वाई एक्सिस के अबाउट। लिख सकता हूं अ कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट सॉरी इज सिमेट्रिकल अबाउट x and y axis if even power of x and y only occurs in the given equation, that is फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं यहाँ पे, जैसे कि मैंने एक सर्कल की इक्वेशन उठा ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप देखो एक्स की भी यहाँ पे लिमिट है, जो सॉरी लिमिट कह रहा हूँ मैं, जो भी आपकी पावर है वो भी इवन है, वाई की भी जो भी पावर है वो आपकी इवन है, तो इसीलिए सिमेट्रिकल अबाउट एक्स वाई एक्सिस हो जाएगा। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स वाई एक्सिस। क्लियर है। ठीक है। अब अगर सपोज करो, अब अगर आपका सपोज करो आपने क्या किया, जहां पे वाई है वहां पे एक्स रख दिया, जहां पे एक्स था वहां पे वाई रख दिया, और अगर ऐसा करने के बावजूद भी आपका कर्व जो है कोई चेंज ना हो, आपकी जो इक्वेशन है उसमें कोई चेंज ना हो, इसका मतलब क्या है, आपका कर्व सिमेट्रिकल है अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। सो नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट 1.4, a curve is symmetrical about y equal to x line if on interchanging x with y and y with x in the x with y and y with x in the given equation, the equation remains unchanged। तो ऐसे केस में आपका कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल। चलिए फॉर एग्जांपल के लिए इसमें भी आप देख सकते हो, जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2b एक्स।
चलो देखो, अब वाई की जगह एक्स रखो, एक्स की जगह वाई रखोगे, देखो क्या मिलेगा। वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 2b/x मिलेगा। दोनों में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये लाइन आपकी सिमेट्रिकल है। एक करो आपका सिमेट्रिकल किसके अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, जो आपका पॉइंट होता है, पहला पॉइंट था आपको सिमेट्रिसिटी निकालने का, राइट। सबसे पहला पॉइंट था कि आपको देखना हो जब भी आप कर्व ट्रेसिंग करो, सबसे पहले आपको देखना है कि कर्व आपका सिमेट्रिकल है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपको चेक करना पड़ेगा आपका कर्व ओरिजिन से पास करता है कि नहीं। आपको चेक करना है, चेक वेदर द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन और नॉट। कहने का मतलब क्या है, आपको अपनी इक्वेशन में क्या रखना होगा, चेक करना होगा एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चेक वेदर द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, दैट इज दैट इज x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सो अगर वो सेटिस्फाइज करेगा, अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो कर्व कहां से जाएगा, ओरिजिन से होके जाएगा। नहीं सेटिस्फाई करेगा तो कर्व ओरिजिन से होके नहीं जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करूं, तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब देखो ये कर्व जो होगा सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइज द पॉइंट्स x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज इट पासेस थ्रू। क्लियर है। एक और एग्जांपल आप चाहो तो देख सकते हो इसी में। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखो, मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे ये इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही। इट डज नॉट सेटिस्फाइज, इट डज नॉट सेटिस्फाइज द पॉइंट x equal to 0 y equal to 0, hence it does not passes through, it does not passes through the origin। ये ओरिजिन से पास नहीं करेगी। क्लियर है। तो पहला पॉइंट होता है आपका कर्व ट्रेसिंग में, पहले आपको चेक करना है कि सिमेट्रिकल है कि नहीं। दूसरा पॉइंट था आपको चेक करना है आपका कर्व सिमेट ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं। ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, आपको ये चेक करना होता है ओरिजिन से पास कराने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपका कर्व किसी और पॉइंट पे आपके एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको चेक करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। उस केस में आपको कैसे करोगे, आप एक बार y इक्वल टू जीरो रख के देख लो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू जीरो रख के देख लो y की वैल्यू क्या आ रही है, तो आपको पता चलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो इन दिस केस फर्स्टली पुट x इक्वल टू जीरो एंड फाइंड the point of intersection with y-axis, point of intersection with y-axis। ठीक है, with y-axis। Similarly, put y equal to 0 and find the point of intersection, the point of intersection with x-axis। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस का। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर डी। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप कभी भी गलती नहीं कर रहे होगे इसके अंदर। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फोर्थ। अब देखिए, आपको पता करना होगा आपका रीजन क्या होगा। रीजन कहने का मतलब कि कर्व एक्स वाई प्लेन के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट से पास करेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट से पास करेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट से पास करेगा, या फोर्थ कोऑर्डिनेट से पास करेगा। तो आपको निकालना पड़ेगा रीजन ऑफ द कर्व, रीजन ऑफ द कर्व। रीजन ऑफ द कर्व आप कैसे निकालोगे,
रीजन तो मान लेते कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। आपको रीजन निकालना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट से पास करना है, तो कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू मान लोगे। तो आप कैसे कहोगे, लेट दी वैल्यूज दी वैल्यूज x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस a, x लेस देन माइनस a, then lex minus a, then the values of the values of y becomes imaginary। अगर ऐसा करने पे आपको इमेजिनरी मिलता है, y becomes imaginary, अगर ऐसा होता है y becomes imaginary, then it means that there will be no portion of the curve on the right hand side of x equal to a or on the left hand side of x equal to minus a, ठीक है, imaginary, then it means that it means that there would be there would be no portions, यहाँ पे no portions of the curve on RHS of x equal to a and and या और LHS of x equal to माइनस ए। सिमिलरली आप क्वाड्रेंट में भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको पास क्या करना होता है, आपको ये देखना पड़ेगा आपका टेंजेंट कहां से जाएगा, आपका टेंजेंट कहां से जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दी ओरिजिन। अब ये कैसे आप निकालोगे, चलो इसको कैसे देखते हैं। इसको कैसे आपको निकालना होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे सपोज करते हैं कि आपको देखना पड़ेगा आपका जो भी कर्व है, जो भी आपका कर्व है, आपको जो भी कर्व है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि सबसे लोएस्ट डिग्री किसकी, जिसकी लोएस्ट डिग्री उसको उठा के जीरो रख दो, उससे आपको पता चलेगा आपका टेंजेंट कहां से पास करेगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ओरिजिन निकालना है, जिसको मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। इसके लिए क्या करना है, आपको टेंजेंट इक्वेशन देखनी पड़ेगी, जो भी लोएस्ट डिग्री है उसके बेसिस पर सॉल्व आउट करके टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट वन आपको क्या देखना होता है, आपको एसिम्पटोट देखना पड़ता है। नेक्स्ट वन आपको क्या देखना पड़ता है, सॉरी, नेक्स्ट वन है आपका सिक्स्थ वन इज आपको एसिम्पटोट देखना पड़ेगा। अब ये एसिम्पटोट क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, एसिम्पटोट। पहले था आपको रीजन ऑफ द कर्व देखना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट द ओरिजिन देखना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना था, फिर आपको उससे पहले आपको ओरिजिन से पास होगा कि नहीं देखना देखना था, और आपको पास चेक करना था सिमेट्रिसिटी के लिए। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देख करते जाओगे, उसी को आपके आप इससे इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपरा कर पाओगे कि आपका कर्व किस तरह से ट्रेस है, जो भी ट्रेसिंग मैं बात कर रहा हूँ कि कर्व आप किस तरह से पास करेगा, वो आप वहां से पता कर सकते हो। क्लियर है, चलिए। तो सबसे पहले वर्ड आता है, मैं जैसे मैंने आपको बोला, एसिम्पटोट। अब एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है, तो देखिए एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है, ऐसा कर्व ऐसा कर्व जो कभी सॉरी ऐसा लाइन जो कभी भी कर्व को टच नहीं करेगा बट अप्रोच करेगा उस तक पहुंचने का। तो मैं इसको लिख सकता हूं एसिम्पटोट मतलब अ लाइन दैट अ कर्व अप्रोचेज that a curve approaches but never touches it is known as asymptote is known as asymptotes of a curve। ठीक है, ठीक है। अब एसिम्पटोट क्या क्या हो सकता है, एसिम्पटोट आपके कई तरीके से हो सकते हैं, देखें। जैसे आपका वर्टिकल एसिम्पटोट हो सकता है, आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो सकता है। अब वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होगा, वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होता है, बेसिकली अगर एक्स इक्वल टू एक कोई लाइन मान ले तो अब ए, तो वो क्या हो जाएगी आपकी एक वर्टिकल एसिम्पटोट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट माने तो वाई इक्वल टू आप समथिंग मान लो जिससे आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या हो, फंक्शन की वैल्यू उस तक पहुंचे। तो कहने का मतलब कैसे,
फॉर एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर सपोज करते हैं, अगर सपोज करते हैं एक्स की वैल्यू अगर आप ए रखो, आप एक्स की वैल्यू ए रख दो, इसका कहने का मतलब क्या, जरा देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, अगर इसकी वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाए, माइनस में जाओ या प्लस में जाओ, आपको प्लस माइनस इन्फिनिटी बनती है, जिसका मतलब एक्स इक्वल टू ए क्या है आपका, एक वर्टिकल एसिम्पटोट आपका गिवन लाइन का, वर्टिकल एसिम्पटोट है गिवन लाइन का। ठीक है, सिमिलरली अगर सपोज करते हैं मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू समथिंग माना, y इज इक्वल टू आपने क्या किया, समथिंग माना। ठीक है, मान लेते हैं आपने y इज इक्वल टू समथिंग माना। ठीक है, आपने क्या किया, y इज इक्वल टू समथिंग मान लिया। ठीक है, सिमिलरली आपने क्या किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, अब वापस क्या करते हो, अब x की वैल्यू जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जानी चाहिए, आपकी l की तरफ जानी चाहिए। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एट आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो जाएगा, आपके कर्व का हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए दो एग्जांपल देते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। सपोज करते हैं आपसे किसी ने कहा आप निकालो, आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 बाई एक्स। आपको बताना है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होगा। तो वो क्या करना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x प्लस 5 बाई एक्स, सो इट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैं इसको लिखता हूँ 2 प्लस 5 बाई एक्स। वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इसका क्या हो गया, इस इम्प्लाइज इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गया y इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गया y इक्वल टू। इस तरीके से आप चाहो तो आप कभी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एसिम्पटोट किसी भी इक्वेशन का निकाल सकते हो। क्लियर है चीजें, समझ में बात। ठीक है, अच्छा एक और एसिम्पटोट होता है, उसको भी देख लेते हैं इसी में एग्जाम्पल के फॉर्म में। चलिए, अगला एसिम्पटोट होता है आपका ऑब्लिक या स्लैंट एसिम्पटोट। अब ऑब्लिक या स्लैंट एसिम्पटोट क्या होता है कि सपोज करते हैं अगर आपका कोई लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो देखिए अगर आपने सपोज करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी किया किस तरीके से, एफ एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी, और इसकी वैल्यू आपको जीरो मिलती है, इसकी वैल्यू आपको जीरो मिलती है, दिस इंप्लाइज इसकी वैल्यू अगर आपको जीरो मिलती है, दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज ऑब्लिक एसिम्पटोट, ऑब्लिक एसिम्पटोट। इसको भी आप एग्जांपल समझ सकते हो क्या है, आपने क्या, मैंने क्या कहा, आप इसको क्या कहते हो, ऑब्लिक एसिम्पटोट कहते हो, जहां पे वेयर आप m कैसे निकालोगे, m होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स बाई एक्स, एंड c होता है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी y माइनस एक्स। ये आपको ध्यान रखना। चलिए फॉर एग्जाम्पल इसमें भी आप देख लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम समझ कर मुझे ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालना है, एग्जाम में कह दिया आपको एक ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालो किसका, y इज इक्वल टू सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स का, एक्स प्लस एक्स नहीं, एसिम्पटोट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स का। चलिए तो कैसे निकालना है, ऑब्लिक एसिम्पटोट क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें m चाहिए, तो m क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी एक्स प्लस रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स होगा, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी 1 प्लस रूट एक्स बाई एक्स को मैं 1/रूट एक्स लिख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो एम की तो वैल्यू आ गई 1। अच्छा सी की वैल्यू क्या होती है, चलिए सी की वैल्यू लिखते हैं, सी इज इक्वल टू मैंने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी वाई माइनस एम एक्स होता है, राइट। तो वाई की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स प्लस रूट एक्स है, राइट। और वाई की वैल्यू है एक्स प्लस रूट एक्स, राइट। और और आपका ठीक है, ठीक है, वाई माइनस एम एक्स है, ठीक है। सो वाई माइनस एम एक्स इज वॉट नथिंग बट एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है,
सो -1 × x, सो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। चलिए x से x कट जाएगा, ये वजह का बचा √x। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। अब देखिए, अगर ये इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब क्या है, इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, कोई फाइनाइट वैल्यू मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो हमने कर्व माना, जो इस कर्व के लिए हम स्लैंट एसिम्प्टोट या ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने जा रहे थे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज, समझ में आई चीज? ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां से, सिंस c is infinite, this implies no slant asymptote exists for fx is equal to x plus x। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहोगे तो आप क्या कर सकते हो, अपने कर्व का स्लैंट एसिम्प्टोट और वर्टिकल एसिम्प्टोट और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकाल सकते हो। क्लियर है एसिम्प्टोट क्या होता है? क्लियर है चीजें? ठीक है, चलिए। अब आपको गिवन कर्व में अगर आपको एसिम्प्टोट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसको भी यहाँ पे मेंशन करा देता हूँ। ये तो बात है, वही एसिम्प्टोट होता क्या है। तो अगर आपको गिवन कर्व में एसिम्प्टोट निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको एक्सिस के पैरेलल निकालना है, तो टू फाइंड द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, the coefficient of the coefficient of the coefficient of highest power of x, highest power of x is equated to 0। बट इसमें ध्यान रखना होगा, कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड इट इज नॉट अ कांस्टेंट। सिमिलरली अगर आपको y एक्सिस के लिए निकालना है, सेम वही कहानी, अब आपको क्या करना होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ y को रख देना है। सिमिलरली फॉर asymptote parallel to y axis, the coefficient of highest power of y, highest power of y is equal to और equated to 0। कंडीशन वही कि वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड इट इज नॉट अ कांस्टेंट। क्लियर है कि कर्व ट्रेसिंग कैसे करनी है। तो कर्व ट्रेसिंग करने का आपने तरीका देखा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने कर्व की सिमेट्रिसिटी चेक करनी होगी। क्या करोगे, सबसे पहले आप सिमेट्रिसिटी चेक करोगे। सिमेट्रिसिटी में आप एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस सिमेट्रिकल है, एक्स वाई एक्सिस सिमेट्रिकल है, या वाई इक्वल टू एक्स के लिए डिफरेंट कंडीशन देखी। फिर आपको देखना होगा आपका कर्व ओरिजिन से पास करता है कि नहीं। फिर आपको चेक करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। फिर आपको चेक करना है रीजन्स कहाँ पे होगा। फिर आपको टेंजेंट की देखना होगा ओरिजिन में कहाँ पे टेंजेंट होगा। फिर आपने देखना है एसिम्प्टोट क्या होगा। एसिम्प्टोट क्या होता है वो आपने देख लिया, एक ऐसा लाइन जो कर्व अप्रोच करता है बट कभी भी टच नहीं करता है। उसमें तीन तरह के आपने एसिम्प्टोट देखे, वर्टिकल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एंड आपने ऑब्लिक एसिम्प्टोट देखा। ठीक है, सबको निकालने का अपना अपना तरीका भी आपने समझ लिया उसको। उसके बाद आपने ये भी देखा कि एसिम्प्टोट अगर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल निकालना तो आप कैसे निकाल सकते हो। क्लियर है चीजें? ठीक है, चलिए। अभी सपोज करते हैं आपको कोई कर्व अगर आपको एग्जाम में आ गया और आपको उससे कह दिया उसने कि आपको उस कर्व को ट्रेस करें। ठीक है, कैसे ट्रेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर मैं आपका जो टॉपिक आता है गेट में उस पर चलते हैं। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन दिया वाई स्क्वायर इन द ब्रैकेट 2a - x इज इक्वल टू x³ और आपको इसको क्या करना है, चेक करना है कि कर्व की ट्रेसिंग, मतलब आपको कर्व प्लॉट करके देखना है। चलिए, तो कर्व प्लॉट करना है, सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले स्टेप आपको क्या होता है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिमेट्रिसिटी चेक करनी है। पॉइंट नंबर 1, सिमेट्रिसिटी। चलिए, सिमेट्रिसिटी में आपकी पहली पॉइंट क्या होती है, क्या कर्व सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के। अगर एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल होगा तो वाई की इवन पावर क्या होनी चाहिए, सर वाई की सिर्फ और सिर्फ पावर कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। इसका मतलब सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। क्या वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल होगा,
नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक्स की पावर कैसी है, ऑड है। अच्छा, क्या एक्स एक्स वाई एक्सिस सिमेट्रिकल होगा? नहीं होगा। क्या एक्स वाई लाइन के सिमेट्रिकल होगा? एक्स इक्वल टू वाई लाइन के सिमेट्रिकल होगा? नहीं होगा। चलिए, अच्छा, चेक करते हैं ओरिजिन से जाएगा कि नहीं जाएगा। अब जीरो अगर आप यहाँ पुट करो तो जीरो, आप यहाँ पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो से पास करेगा, पासिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होता है। अब एक बार वाई इक्वल टू जीरो रखो, एक्स की वैल्यू देखो। अब वाई की वैल्यू जीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, राइट? ठीक है, सही बात है, सही बात है। अच्छा, अब अगर आप वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो रखो, अगेन वाई, इसका मतलब क्या है, कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट, कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट दी एक्सिस, दी एक्सिस एक्सेप्ट एट ओरिजिन। क्यों ऐसा मैंने बोला, देखिए मैंने क्या किया, पुट वाई इक्वल टू जीरो, तो आपको देखो एक्स इक्वल टू जीरो ही मिल रहा है। नाउ पुट एक्स इक्वल टू जीरो आप रखोगे, अगेन देखिए आपका वाई स्क्वायर इंटू टू ए इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू जीरो। इसलिए मैंने कह दिया किसी किसी और कहीं किसी और पॉइंट पे वो टच नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें चेक करना है, अभी हमें चेक करना है आपका टेंजेंट कहाँ से, अभी आपको चेक करना है आपका टेंजेंट कहाँ से जाएगा, और सारी सर आपको रीजन भी चेक करना पड़ेगा। चलिए रीजन तो अभी देख लेंगे, पहले हम देखते हैं टेंजेंट कहाँ से जाएगा। टेंजेंट अगर आपका देख लो, टेंजेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट के लिए आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, जो भी लोएस्ट पावर है, लोएस्ट डिग्री है, उसको इक्वल टू जीरो करना है। सो ब्रैकेट को ओपन किया, ये हो गया टू ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब वाई। सो जरा आप देखो लोएस्ट पावर कौन सी है, यही वाली है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इक्वेट लोएस्ट डिग्री टू इक्वल टू जीरो, इक्वेट द लोएस्ट डिग्री इक्वल टू जीरो। सो लोएस्ट डिग्री थी आपकी टू ए वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू जीरो। सो वाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है आपका, आपका क्या है ना, वाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस क्या है, इस कर्व की टेंजेंट है, दिस इंप्लाइज एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट टू द कर्व। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होता था, आपको ये चेक करना पड़ता है आपका एसिम्पटोट क्या होगा। चलिए आपको निकालना है एसिम्पटोट, एसिम्पटोट ये आपको निकालना है, राइट? अब एसिम्पटोट आप कैसे निकालते हो, तो एसिम्पटोट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है, पहले आपकी क्वेश्चन थी वाई स्क्वायर इन द ब्रैकेट, पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एसिम्पटोट वाई एक्सिस क्या है, एक्स, वाई एक्सिस के लिए आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई लेना है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ, चलिए हाईएस्ट पावर ऑफ वाई लिया तो क्या हो गया, टू ए माइनस एक्स, टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू टू ए पैरेलल टू वाई एक्सिस है, राइट? ये इसका एक एसिम्पटोट हो जाएगा, राइट? सही बात है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा आपको एक्सेस के लिए देखना है, तो एक्सेस में आप सबसे हाईएस्ट पावर देखो जरा, क्या है, एक्स क्यूब, बट इसका कोफिशिएंट क्या है, वन। कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना, इसका मतलब क्या है, कोई भी एसिम्पटोट नहीं है एक्सेस के पैरेलल, दिस इंप्लाइज नो एसिम्पटोट इज पैरेलल टू एक्सेस। लास्ट पॉइंट एक जो हमने अभी कंसिडर आउट नहीं किया अभी तक, वो है आपका रीजन, ये आपका कर्व किस रीजन में लाई करेगा। चलिए, चलिए देखते हैं। सो सिक्स्थ पॉइंट होता है आपका रीजन निकाल। सो रीजन निकालने के लिए वाई इज इक्वल टू लिखा, वाई स्क्वायर इंटू टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और वाई इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई टू ए माइनस एक्स, राइट? अच्छा, अब देखो अगर आपका एक्स नेगेटिव हो गया, अगर आपका जैसे ही एक्स नेगेटिव होगा तो एक्स क्यूब नेगेटिव आएगा, इसका मतलब वाई की वैल्यू कैसी आएगी, इमेजिनरी आएगी, तो इसका मतलब आप कर्व कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड में है, नेगेटिव साइड में नहीं, राइट? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इफ एक्स इज नेगेटिव वाई इज इमेजिनरी, राइट? अच्छा, अगर एक्स की वैल्यू आप ए से बड़ी ले लो जरा, तो
जैसे ही आप एक्स की वैल्यू ए से बड़ी लेते हो, जैसे वैल्यू आप एक्स से की वैल्यू ए से बड़ी लेते हो, देखो 2a 3 आप लोगों को वैल्यू अगेन नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए के बाहर भी आप नहीं जा सकते हो, वाई इमेजिनरी। मतलब आपका कर्व कहाँ पे लाई कर रहा है, देखो। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कर्व को डिसाइड करूं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, कहीं यहाँ यहाँ पे है, बट विद इन इस लाइन, मान लेते हैं एक्स इक्वल टू ए आपकी लाइन होगी, सपोज करते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए आपकी ये लाइन है, ठीक है। तो इसके बाहर नहीं जा रहा, सिर्फ इसी के अंदर लाइन करेगा। सो अगर आपका कर्व मैं यहाँ से ट्रेस करूँ, तो आपका कर्व कैसे हो सकता है, जरा देखो। नेक्स्ट पेज चलो, नेक्स्ट पेज पे चलो, मैं कर्व प्लॉट करता हूँ आपके लिए। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, राइट। अब आपने देखा था आपका कर्व सिमेट्रिकल है किसके अबाउट, आपका कर्व सिमेट्रिकल है, आपने देखा सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है। चलिए, अच्छा, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से पास करता है और कहीं टच नहीं करता है। अच्छा, आपने ये भी देखा कि आपका जो टेंजेंट लाइन है वो कहाँ से जा रही है, टेंजेंट जो है आपकी वाई इक्वल टू जीरो वाली लाइन, जो आपकी टेंजेंट है उसको, वाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स एक्सिस आपकी टेंजेंट है। इसका मतलब होगा कर्व कुछ इस तरह से जाएगा क्या, कर्व कुछ इस तरह से जाएगा। यहाँ देखिएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज किया मैंने, कलर मैंने आपके लिए ग्रीन ले लिया। चलिए, सो कर्व कुछ इस तरह से जाएगा, कर्व कुछ इस तरह से जाएगा, और एक्स इक्वल टू ए की लाइन पे जाके क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि वही उसका एसिम्पटोट है। देखिए, क्योंकि आपने एसिम्पटोट निकाला यहाँ पे, एसिम्पटोट निकाला एक्स इक्वल टू टू ए, राइट। तो जैसे ही एक्स इक्वल टू टू ए वाली लाइन आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पैरेलल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से कर दिया, सिमेट्रिकल है तो ये बिल्कुल ऐसे करके ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन जहाँ पे पैरेलल हो रहा है, चलिए पहले उस लाइन को भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं पहले, ताकि आपको ये चीज क्लियर रहेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एसिम्पटोट वाली लाइन को ड्रॉ किया। मैंने क्या किया, एसिम्पटोट वाली लाइन को, इसको यहाँ से डिलीट मार दो थोड़ी देर के लिए। मैंने आपके लिए सबसे पहले क्या किया, एक्स इक्वल टू लाइन ए और टू ए लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स इक्वल टू टू ए, राइट। यही आपका एसिम्पटोट था, एक्स इक्वल टू टू ए। सो आपका कर्व क्या होगा, ऐसे करके जाएगा और यहीं से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहीं से क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। बट कभी, क्योंकि एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है, जहां से कर्व आपका पास करेगा बट टच नहीं करेगा कभी भी, तो ये कर्व कुछ ऐसे जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी ऐसे करके सिमेट्रिकली बनाना है, तो आप सिमेट्रिकल बनाना, सिमेट्रिकल बना दो एकदम। जब सिमेट्रिकल तो नहीं बनेगा, बट ट्राई करता हूँ। चलिए, ये ऐसे करके घूमेगा, और थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं बना, आप चाहो तो सिमेट्रिकल को फिर, तो कर्व का जो रफ स्केच आपको बनाना था, वो कुछ ऐसे बन के आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर कर्व y square in the bracket 2a minus x is equal to x cube. This is your x axis, this is your y axis, this is your origin. क्लियर है। तो इस तरीके से आप चाहोगे तो अपने कर्व को ट्रेस आउट कर सकते हो। क्लियर है, कर्व ट्रेसिंग कैसे करनी है। तो इन सारे मेथड्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, कभी आप कर्व ट्रेसिंग कर सकते हो। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ से मैंने आपकी टॉपिक जो है, सबसे पहले जो कर्व ट्रेसिंग करने की जरूरत थी, वो मैंने आपको समझा दी, कर्व ट्रेसिंग आप कैसे करोगे, ये चीज आप समझ सकते हो। अब मैं बात करता हूँ जो आपके नेक्स्ट उसमें जो मैंने लिखा था, कि आपको किसी भी कर्व की अगर लेंथ निकालनी है, उसका एरिया निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है, तो आप कैसे उस चीज को निकालोगे, ठीक है। चलिए, उसके लिए कुछ इक्वेशन है जो आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। मैं उसको लिख देता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, चलिए, सो पहला ए, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा इसके ऊपर गेट में, इसलिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेंथ ऑफ, क्योंकि आपको डेरिवेशन से कोई अभी मतलब नहीं है, सो मैं डेरिवेशन किसी एक एक्स्ट्रा क्लास मैं अलग से स्पेशल क्लास में डाल दूंगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन दिखा देंगे इसकी। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ कर्व y equal to fx between the lines x equal to x1 and x equal to x2 is, आपको लेंथ ऑफ कर्व निकालना है, तो लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर x1 से x2, जो आपको जिस पॉइंट के बीच में निकालना है लेंथ, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कर्व की लेंथ निकाल सकते हो दो पॉइंट के बीच में। अगर सपोज करो आपको लेंथ ऑफ कर्व निकालना है किसके बीच में, लेंथ ऑफ कर्व आपको निकालना है, दो ऐसी इक्वेशन, अभी यहाँ पे क्या था, आपका एक सिंगल कर्व था, मान लो आपके पास पैरामीट्रिक कर्व दे दिया, आपको निकालना लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ कर्व
ऑफ अ कर्व, वाई की जगह आपका क्या हुआ, दो फंक्शन एक्स और वाई के, ठीक है, ऑफ द कर्व एक्स इज इक्वल टू एफ टी एंड वाई इज इक्वल टू एफ टी between the lines, between the lines, between the lines t equal to t1 and t equal to t2 is। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया गेट में तो वो क्या करोगे, सो लेंथ इज इक्वल टू, इस केस में क्या होता है आपका लेंथ लिख देते हैं, सो लेंथ इज इक्वल टू होता है इस केस में इंटीग्रल ओवर t1 से t2 रूट ओवर, आपको क्या करना है दोनों का dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर dt। आपको क्या मिल जाएगा, इससे लेंथ मिल जाएगा। अच्छा, कर्व निकालना आपको ऑलरेडी पता है, कर्व निकालना आपको ऑलरेडी पता है, एरिया ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स बाउंडेड बाई x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। यही क्या था आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी था, इज एरिया इज इक्वल टू नथिंग बट इंटीग्रल ओवर a टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो आप इसकी मदद से भी एरिया निकाल सकते हो। अच्छा, अगर आपको वॉल्यूम निकालने के लिए क्वेश्चन आ गया आपको, तो आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, चलिए देखिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। लास्ट फॉर्मूला इस टॉपिक के लिए, डी वॉल्यूम ऑफ द कर्व generated by revolving y equal to fx between x equal to x1 and x equal to x2 अबाउट एक्स एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस से अबाउट वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो उस केस में वॉल्यूम होता है v इज इक्वल टू, ध्यान रखोगे आप, x1 से x2 पाई वाई स्क्वायर डी एक्स होता है। वहीं अगर सपोज करो, अगर यही वॉल्यूम जो है आपने रिवॉल्व किया है किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, सिमिलरली इफ द वॉल्यूम ऑफ द कर्व, सॉरी ना इफ ना करके, इफ, सॉरी मैं लिख देता हूँ पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। सिमिलरली एक और पॉइंट मानना चाहता हूँ, अगर यही पॉइंट आपका जेड एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट होता तो वॉल्यूम ऑफ द कर्व, वॉल्यूम ऑफ द कर्व generated by revolving y is equal to fx between y equal to y1 and y equal to y2 about y axis। अगर ऐसा होता है तो उस केस में आपका वॉल्यूम भी क्या होता है, तो नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ y1 से y2 पाई एक्स स्क्वायर dy, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूले हो गए वॉल्यूम निकालने के, आपके एरिया निकालने के, आपका लेंथ निकालने का, ये सारे आपकी क्या है इस क्वेश्चन से। इसको आप बॉक्स में जाओ तो बंद कर लो। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट गेट में क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको इक्वेशन पता होगी तो आप फटाफट अपने आंसर्स को वहां पे निकाल के लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा किस तरीके से आपने कर्व का एरिया निकाल सकते हो, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, और आपने ये भी देखा आपने किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसकी लेंथ निकाल सकते हो किसी भी कर्व के ड्रॉ की के आर्क की। क्लियर है ये चीजें, समझ में आई बात। चलिए, अच्छा यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स नहीं, इसको आप x इक्वल टू एफ वाई कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप रिवॉल्विंग कर रहे हो उसको y एक्सिस के ऊपर, x इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। चलिए अब इसी के ऊपर आए हुए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो गेट में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन है फाइंड द एरिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व, द लेंथ ऑफ द कर्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द कर्व, द लेंथ ऑफ द कर्व between x is equal to cos cube theta, y is equal to sin cube theta in theta equal to 0 and pi by 2 is, आपको ऑप्शन दिए थे 3/2, -3/2, 1/2, -1/2। इसको आपको सॉल्व करना, जैसे आपने देखा अब आपका फंक्शन कैसा है, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, तो आपको क्या करना है, पहले dx बटी थीटा निकालना पड़ेगा। तो dx बटी थीटा आपको क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस sin थीटा, राइट, यही होगा। सो इट इज नथिंग बट -3 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। अच्छा, dy बटी थीटा क्या है, तो इसी तरह dy बटी थीटा हो जाएगा आपका 3 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब लेंथ होता क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का आपने फॉर्मूला देखा था, T1 से T2, यहाँ 0 से π/2, अंडर रूट के अंदर dx, अंडर रूट के अंदर dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो अब इसका होल स्क्वायर करो, ये हो जाएगा -3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा डी थीटा, अंडर रूट के बाहर है वो डी थीटा, राइट। सो और दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2। देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर, चलिए 3 3 या 9, रूट के अंदर 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 9 साइन रेज टू पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा डी थीटा। अच्छा, इसको मैं लिखता हूँ 0 to π/2, मैं अंडर रूट में देखिए, मैं 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचता है, जरा देखो, यहाँ हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ क्या बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1। सो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 रूट में 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये थीटा। अब अंडर रूट आप करोगे तो बाहर हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा कॉस थीटा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। आप साइन थीटा को टी मान लो, कॉस थीटा डी थीटा हट जाएगा। सो लेट लेट आपको इंटीग्रल तो पहले सॉल्व, कल हमने सॉल्व किए थे तो बहुत अच्छे सारे क्वेश्चंस। साइन थीटा को टी माना, हमने लिखा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। सो इंटीग्रल हो गया आपका 3 टी, राइट। अच्छा, टी की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0, सॉरी एक्स की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू π/2, टी की वैल्यू 1 डी टी। सो वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 3t² 0 to 1। सो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 × 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 × 0, सो इट इज कमिंग आउट 3/2। सो करेक्ट आंसर इज 3/2 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप तुरंत चाहोगे तो तुरंत आपके आंसर्स जो हैं आप निकाल सकते हैं। क्लियर है चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। तो आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है गेट 2016 का 2 मार्क्स क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग में आया था। द एरिया बिटवीन द कर्व x² is equal to 8y and the line y equal to 8 is, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अभी यहाँ तो आपको नॉन इक्वेशन है, देखते ही आपको पता चल रही है ये किसकी इक्वेशन है, एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो इसलिए आपको इसमें कर्व ट्रेसिंग नहीं करनी पड़ेगी, वरना आपको कर्व ट्रेसिंग के जो मैंने मेथड बताए वहां पे आपको वो भी करने पड़ जाते। चलिए, सो अभी आपको क्या करना है, x² इक्वल टू 8y, देखने से ही पता चल रहा है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा। क्यों, क्योंकि x की इवन पावर है। सो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, सॉरी मैंने एक मिनट, सो आपकी लाइन है x² इज इक्वल टू 8y, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यही आपका कर्व x² इज इक्वल टू 8y, राइट। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको प्लॉट करना है y इक्वल टू 8 लाइन।
ठीक है। सो आपके पास पॉइंट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ठीक है। और दूसरा आपके पास है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 8 लाइन। ये भी आपको लाइन, आपके दो लाइन आपको दी हुई है, आपको इन दोनों के बीच की एरिया निकालनी है। ठीक है। अच्छा, सो मैं वाई इक्वल टू 8 लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ आपकी, वाई इक्वल टू 8 लाइन। वाई इक्वल टू 8 लाइन, ये है आपकी वाई इक्वल टू 0 लाइन। तो वाई इक्वल टू 8 लाइन अभी कैसे जाएगी? सपोज करते हैं, मान लेते हैं ये आपका पॉइंट यहाँ कहीं पे, सॉरी, यहाँ कहीं पे आपका 0,8 होगा, राइट? 0,8 होगा। सो आपको वाई इक्वल टू 8 लाइन ड्रॉ करनी है, तो वाई इक्वल टू 8 लाइन आप ऐसे करके ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो आपको ये रीजन निकालना है, ये एरिया निकालनी है आपको, राइट? तो ये लाइन निकालनी है। ठीक है। तो कैसे निकालें? तो मैं क्या करता हूँ इसको, चलिए मैं इसको कैसे प्लॉट करूंगा आपका। सो आपको लाइन जो रहेगी, अच्छा अब वाई की वैल्यू एक बार 8 रख के देख लो, आपके एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी। तो सिंप्लाइज यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट, और ये पॉइंट अभी पहले आप निकाल लो। तो ये पॉइंट है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × 8 दैट इज इक्वल टू 64। सो एक्स इज इक्वल टू +-8। सो आपको पॉइंट मिल गया, ये है -8,8 और ये पॉइंट है आपका 8,8। तो आपको इसके बीच में एरिया निकालनी है, मतलब वो एरिया होगी क्या? तो अगर मैं एरिया निकालने जाऊं तो एरिया आपकी होगी क्या? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -8 to 8 FY dx। ये होगी आपकी एरिया। सो मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप काट लेता हूँ। ठीक है, मैं एक स्टेप कट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। कलर चेंज किया आपके लिए, मैंने येलो कलर का ले लिया। मैंने एक स्ट्रिप आपकी काटी ऐसे करके, जो मैंने येलो कलर से यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, ये जो आपकी एरिया है ये सब पैरेलल ले लो, आप पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लो। ठीक है। सो अब अगर आप देखो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? अब अगर यहाँ देखो तो मैं एक स्ट्रिप अगर कट करूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक स्ट्रिप कट करी, ऊपर पॉइंट y2 मान लेता हूँ। ये जैसे जो सपोज करता हूँ मैं, दिस इज योर पॉइंट x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? मैं लिखूँ अगर नेक्स्ट पेज पे जाके, तो एरिया क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ए इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -8 to 8 y1 - y2 dx। एंड y1 इज व्हाट? नथिंग बट 8, लाइन पे आ रहा है। और y2 क्या है आपका? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। सो इट नथिंग बट एक्स स्क्वायर अपॉन में 8 हो जाएगा, राइट? सो इट अपॉन में 8। इसको आप सॉल्व कर दो, आपको एरिया मिल जाएगी। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ सॉल्व करो, 8x - x³ / 8 से 24 -8 to 8। अब वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे, हो जाएगा 8 × 64 -8 × 64 × 8 324, राइट? 8 × 64, 8 का क्यूब आपको करना है, इट इज नथिंग बट 512 डिवाइडेड बाई 24 इन द ब्रैकेट माइनस ऑफ -64 माइनस माइनस प्लस 512/24। आप इसको सॉल्व करोगे, सो अगर आप देखो, राइट, ये मिलेगा। सो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। सो आपको वैल्यू जो मिल रही है वो देखो, अगर आपको, राइट। अच्छा एक चीज और देखो, ये एक आपका कैसा फंक्शन बन रहा है, ये अब आपका एक इवन फंक्शन है, राइट? 8 - x² / 8 इवन फंक्शन, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो 8x - x³ 3 × 8 = 24, अपने 8 × 64 माइनस 512/24 माइनस ऑफ 8 × 60 -8 माइनस माइनस प्लस 512। ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। सो इसको अगर मैं कैलकुलेटर में पुटअप करूँ तो वैल्यू आ रही है आपकी 256/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। चलिए इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन जो गेट में आया हुआ है, गेट 2009 2 मार्क्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। क्वेश्चन आया था, द एरिया इंक्लोज्ड द एरिया इंक्लोज्ड between the curve y is equal to
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इज। अब देखो ये दोनों के दोनों आपकी कैसी हैं, पैराबोला, ये आपको पता है। 16/3, 8, 32/3, D16। आपको इसको सॉल्व करना है, राइट। चलिए अभी मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले आप तो आप कर्व बनाओ अपनी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, आपने पहले देखा सिमेट्रिकल अबाउट किसके होगा, एक्स एक्सिस के होगा। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपका एक इक्वेशन तो ऐसे जाएगी, एक पैराबोला, सॉरी, एक पैराबोला आपका ऐसे हो जाएगा। शेप्स अवेलेबल नहीं है, एक इशू होता है। चलिए एक पैराबोला आपका ऐसे जाएगा, दूसरा पैराबोला आपका सिमेट्रिकल और वाई एक्सिस, अभी आपने देखा था पहले ही, ऐसे जाएगा। तो आपको कौन सा रीजन निकालना है, आपको यही एरिया निकालनी, राइट। हमें यही एरिया निकालनी। मैं क्या करूँगा, वापस एक स्ट्रिप कट कर लेता हूँ येलो कलर में। चलिए मैंने थिकनेस बढ़ाई इसकी, और मैंने आपका ये स्ट्रिप मैंने यहाँ पे कट कर ली, ठीक है। अब ये इसकी एरिया आपको निकालनी है, इसकी थिकनेस में मान लेता हूँ dx है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगी, अगर मैं देखूँ इस पॉइंट को, मैं मानूँ तो ये जो पॉइंट है मान लेता हूँ ये आपका x1 y1 है, और ये x2 y2 है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगी, रिक्वायर्ड एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ लिमिट, अभी हम देखेंगे क्या होगी, y1 माइनस y2 dx। चलिए अभी हमें देखना पड़ेगा ये कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपको दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दिया। तो अगर मैं पहले पुटअप करूँ यहाँ पे, सो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन द ब्रैकेट, या मैं एक्स की वैल्यू पुटअप करता हूँ सीधे, क्योंकि हमें एक्स का लिमिट चाहिए। सो मैं लिखता हूँ पहली वाली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुटअप कर दूँ अगर मैं, तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगे, जरा देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। मैं इस वैल्यू में पुटअप करूंगा एक्स की वैल्यू को, वाई की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 4 इन द ब्रैकेट 2 रूट ऑफ एक्स, यही मिलेगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 रूट एक्स, राइट, राइट। सो अगर मैं लिख सकता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 8, 8 जा 64x, 8 जा 64x। तो जरा देखो आपको पॉइंट क्या क्या मिल रहे हैं। सो मिल गया एक्स की पावर 4 माइनस 64x इक्वल टू 0। सो एक्स कॉमन, तो एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलूँ तो यहाँ से आपको मिल रहा है, एक तो एक्स इक्वल टू 0, एक एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। सो एक्स इज इक्वल टू व्हाट, क्यूबिक रूट ऑफ 64 इज, क्यूबिक रूट ऑफ 64 इज 4। सो आपको वैल्यू मिल रही है 0 और 4। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 कॉमा 4, 4 16, 16 का स्क्वायर इज 4। सो 4 कॉमा 4। सो आपका इंटीग्रल कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए 0 to 4। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि आपका सेट एरिया नहीं है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, 0 to 4, 0 to 4। अब देखिए y1 कहाँ पे लाई कर रहा है, रेड वाले लाइन पे, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे। तो हो जाएगा 4x, रूट ऑफ 4x माइनस y2 जो लाइन कर रहा है वो आपका नीचे और लगाइएगा, उसके लिए क्या है आपका 4y। तो ये हो जाएगा x² बाई dx। आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट, राइट। चलिए तो सॉल्व कर दीजिए। सो इट इज इक्वल टू नथिंग बट 0 to 4, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स माइनस x² बाई 4 dx। सो ये हो जाएगा 2 × x⁻³ डिवाइड बाई 3/2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 12, 4 to 0, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, अपर लिमिट से सॉल्व करेंगे तो 2 इन द ब्रैकेट, जगह 2/3 इन द ब्रैकेट 4⁻³ माइनस 4³ बाई 12। अगर आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में डाल के, तो वैल्यू जो आ रही है आपकी, आ रही है वो आ रही है 16/3। सो आपने सॉल्व किया तो वैल्यू आ रही है 16/3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कर सकते हो आप इसको सॉल्व इस तरह से क्वेश्चन को। ये तरीका है आपके पास जिसकी मदद से आप, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप बहुत इजी वे में, अगर आपको फॉर्मुलेज पता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आया था आपके पास गेट में, आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पैराबोलिक आर्क, द पैराबोलिक आर्क y is equal to root x, where x lies between 2 to 1,
is revolved about x-axis. The volume of the revolution, is, आपको ऑप्शंस दिए थे जो इन्होंने, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पहला ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है वो दिया है π/4, दूसरा ऑप्शन दिया है 3π/2, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको 3π/4 एंड चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है π/2। तो ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है। ठीक। सीधी सी कहानी, वॉल्यूम क्या होता है आपका, वही मैंने बताया, अगर वाई एक्सिस के ऊपर रोटेशन करना तो आपको इंटीग्रल ऑफ पाई वाई स्क्वायर डी एक्स x1 से x2। तो यहाँ पे x1 क्या है 1, x2 क्या है 2, वाई की स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका x dx, सॉल्व कर दो। इट इज नथिंग बट पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल ऑफ 1 से 2, तो ये हो जाएगा π/2 इन द ब्रैकेट 2 to the 4, सॉरी 2 to the 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इट इज इक्वल टू कमिंग आउट टू बी 3π/2 क्यूबिक यूनिट्स। सो 3π/2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कर सकते हो मैं क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व। ठीक है, ओके। सो इसी तरह से जो क्वेश्चंस आए हैं आपके गेट में, आप बहुत इजी वे में, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर्स निकाल सकते हो। क्लियर है चीजें? चलिए, तो अभी तक हमने इस क्लास में हमने ये देखा कि अगर आपको कोई दो कर्व दिया हो, उसके बीच में एरिया कैसे निकाल सकते हैं, अगर उससे वॉल्यूम सर आप निकालना है कैसे निकाल सकते हैं, आप लेंथ कैसे निकालना चाहो तो लेंथ भी निकाल सकते हो। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, आपका जो टॉपिक है वो है मल्टीपल इंटीग्रल, जिसमें हम बात करते हैं आपका डबल और ट्रिपल इंटीग्रल की। सो टॉपिक है आपकी मल्टीपल इंटीग्रल्स। इसके साथ ही, इस टॉपिक के साथ ही आपका क्या होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस पूरा हो जाएगा। फिर आपके पास दो चीजें और बचती हैं, तो एक तीन चीजें, एक है बार आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक, एंड एक है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक, एंड लास्ट वन वेक्टर कैलकुलस। तो इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लास्ट में हम कवर अप करेंगे आपका वेक्टर कैलकुलस को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट मल्टीपल इंटीग्रल्स। तो मल्टीपल इंटीग्रल का जो यूज होता है वो बेसिकली कहाँ पे हम करते हैं, जैसे सपोज करो अभी तक जो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे वो हम बात कर रहे थे सिर्फ वन डायमेंशन में, बट अगर हमारे पास दो डायमेंशन में आ जाए, अगर आपका थ्री डायमेंशन में बात होने लगे, तब हम मल्टीपल इंटीग्रल की बात करेंगे। सपोज करते हैं, अगर सपोज करते हैं किसी ने आपसे कहा आपको डबल टू डायमेंशन में बात करें, तो दो डायमेंशन की जैसी बात आ गई तो आप अब क्या करोगे, आप डबल इंटीग्रेशन का यूज करोगे। अगर आपके पास थ्री डायमेंशन की बात आ गई तो आप किसका यूज करोगे, आप ट्रिपल इंटीग्रल का यूज करोगे। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि एनी इंटीग्रल of the form fx dx dy, और लिमिट जैसे मान लेता हूँ a टू b c टू d, और इंटीग्रल ऑफ a टू b c टू d e टू f fx dx dy dz in 2 and 3 dimensions respectively, 2 and 3 dimensions respectively are known as मल्टीपल इंटीग्रल। इसी को आप क्या कहते हो, आप मल्टीपल इंटीग्रल बोलते हो। क्लियर है चीज? तो बेसिकली ये जो आपका वैल्यू है डबल इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स डी वाई, ये क्या दिखाता है, आपका किसी भी प्लेन में एरिया को शो करता है। वहीं ट्रिपल इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड, ये सीन्स आपको तीन एक्सिस में आ गया, तो ये बेसिकली क्या दिखाता है आपको, किसी कर्व का वॉल्यूम दिखाता है। ये ध्यान रखोगे आप कि डबल इंटीग्रल से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एरिया डायरेक्ट, जो अभी आप पहले क्या क्या कर रहे थे, आप दो कर्व को अलग अलग करके सॉल्व कर रहे थे ना, अगर आपके पास ये रहेगा तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए इसको आप क्या कहते हो, इट इज यूज टू फाइंड, क्या नाम है, एरिया बाउंडेड बाई एनी रीजन, एंड ये आपका दिखाता है वॉल्यूम बाउंडेड बाई एनी रीजन भी। तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है चीजें? सो अगर आपको इसको सॉल्व करना हो, कहने का मतलब है अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, कि अगर आपके पास इस इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना है तो आपको फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आप इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज नहीं करते हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी विल इवेल्युएट
द इनर बॉक्स एंड देन द आउटर बॉक्स। और जब आप इनर बॉक्स को करोगे तो आपको ध्यान रखना होगा जो दूसरा वेरिएबल है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। while integrating while integrating with respect to one variable, सेम वैसे जैसे कि आप उसमें कर देते हो पार्शियल डिफरेंशिएशन में, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहा था तो उसको वेरिएबल, बाकी को कांस्टेंट मान देते, सेम इसमें भी while integrating with respect to one variable the other variable the other variable act as a constant। तो यह चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर है। अगर आपकी लिमिट क्या है, कांस्टेंट है, तब आपको तब आपको क्या करना होगा, देन जिस ऑर्डर में वो लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इफ द लिमिट्स आर कांस्टेंट देन we need to follow the order in which dx dy and dz are present। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप कभी भी डबल इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए चलो पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर गेट के क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला एग्जांपल सपोज करते हैं आपको सॉल्व करने को आगे एग्जाम में आपको सॉल्व करना है इंटीग्रल ऑफ x प्लस वाई dx dy, और आपको वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे 0 to x², 0 to 1। मुझे इसको सॉल्व करना है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो अंदर वाला ब्रैकेट आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इंटीग्रल ऑफ 0 to x² x प्लस वाई dx dy, मतलब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले dy के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए dy के लिए सॉल्व करिए। सो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x का को आप कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करोगे तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई का इंटीग्रल हो जाएगा y² by 2 0 to x² dx। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। और ये क्या हो जाएगा आपका x³ वैल्यू पुट अप करो, x³ प्लस x⁻⁴/2 dx। अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो अब तो आपका नॉर्मल इंटीग्रल हो गया, x³ का इंटीग्रल x⁴/4 x⁴ का इंटीग्रल x⁵, 5 into 2 आपका 10 हो जाएगा। 0 to 1 आपको उसको लेके जाना है। सो 1/4 प्लस 1/10, क्योंकि 0 तो 0 ही हो जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू भी आपका क्या हो जाएगा 7/20 इज योर आंसर। सो इस तरीके से आप चाहोगे तो फटाफट अपने आंसर्स को सॉल्व आउट कर सकते हो, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन में आएगा डबल इंटीग्रल ऑफ 0 to 4 0 to x² e⁻y/x dy dx, ये अब आपको दिया है। तो सेम वही कहानी, पहले आपको अंदर वाले को सॉल्व करना है। तो 0 to 4 e⁻y/x कीपिंग y एज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आपका x एज कांस्टेंट, तो e⁻y/x 1/x मैंने कहा था अगर फंक्शन नहीं है तो उसका डिफरेंस से डिवाइड कर दो, 0 to x² dx बचेगा। तो इंटीग्रल आपने लगाया 0 to 4 हो जाएगा e⁻x²/x, बाहर आपका x e⁻x² हो जाएगा, राइट, माइनस e⁻0 हो जाएगा dx, राइट, 1/x कॉमन से x हो गया। तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 4 x इन द ब्रैकेट e⁻x-1 dx, राइट। अब इसका आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग 0 to 4 x e⁻x dx माइनस 0 to 4 dx। अच्छा, इसका इंटीग्रल को मैंने शॉर्टकट बताया था, कैसे बताया था कि पहले आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है e⁻x, फिर आपको फंक्शन लिखना है, फिर उसका डिफरेंशियल लिखना है, अल्टरनेट प्लस माइनस लगा देना है। आपको 0 to 4 जाना है, दूसरे वाले का इंटीग्रल अपने आप x आ जाएगा, 0 to 4 जाना है। चलिए पहले पुटअप करिए, e⁻4 4-1 माइनस e⁻0 इंटू 0-1, राइट, फिर -4 - 0, तो ये हो गया आपका 3e⁻4 माइनस e⁻0 क्या होगा 1, माइनस माइनस प्लस 1, राइट, माइनस माइनस प्लस 1, फिर यहाँ पे जाएगा -4। सो योर वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 3e⁻4 - 3। दिस इज योर आंसर। क्लियर है चीज, समझ में आई बात।
ठीक है, कर सकते हो आप क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से, बहुत इजी वे में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और एक बार देख लो पहले। अच्छा, आपको बाहर एक्स कॉमन था, तो ये एक्स अगर कॉमन था तो यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक्स डी एक्स हो जाएगा ये एक्स डी एक्स होगा, और ये एक्स डी एक्स है तो फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। सो इट इज कमिंग आउट टू बी फोर स्क्वायर बाई टू, फोर हो जाए सिक्सटीन, सिक्सटीन बाई टू दैट इज एट। सो माइनस एट प्लस सेवन, सो ये आपका वैल्यू यहाँ पे, मैंने यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था। थ्री एच टू पावर फोर प्लस प्लस वन माइनस एट इज कमिंग आउट टू बी माइनस सेवन। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कभी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट कर सकते हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर, जिससे आपको डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को बहुत इजी वे में आप सॉल्व आउट कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन इसी के ऊपर, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आया 0 to 3, 0 to x, 6 - x - y dx dy। अब आपके पास ये क्वेश्चन आया। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। सेम वही कहानी, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 0 to 3 जगह 6x, सॉरी 6y, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करने वाला तो y को करो आप पहले। जगह 6y -xy -y² बाई 2, क्योंकि जिसको आप सॉल्व बेसिस पे कर रहे हो बाकी को कांस्टेंट आपको लेके करना है। जगह इंटीग्रल ऑफ 0 to 3, ठीक है, हो जाएगा 6x वैल्यू पुट किया -x² डी एक्स। सो इट इज कमिंग आउट टू बी इंटीग्रल ऑफ 0 to 3, सॉरी नॉट इंटीग्रल, ये हो जाएगा आपका 6x² बाई 2 -x³ बाई 3 -x³ बाई 3 टू जा 6 प्लस, अब वैल्यू आपको पुटअप करनी, प्लस नहीं होगा 0 to 3। अब 0 to 3 तो पुटअप करो, हो जाएगा इट इज इक्वल टू नथिंग बट 6 × 3² बाई 2 -3³ बाई 3 -3³ बाई 6। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2 3 6, 3³ सब में से कॉमन, 3 9 3 27, 1 - 1/3 -1/6। राइट, सो वैल्यू आपकी जो आ रही है वो आ रही है 27 इन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका 6 यहाँ पे, 6 - 2 - 1, 3/6, इट इज कमिंग आउट टू बी 27/2 इज योर आंसर। क्लियर है कि किस तरीके से आपको इंटीग्रल को सॉल्व करना है, कैसे आपको आंसर्स को निकालना है, समझ में आई बात। चलिए, एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो इसी तरह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी सिर्फ मैं एग्जांपल्स करा रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन बात करूंगा जो गेट में आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 2 पाई, 0 to π/3 एंड 0 to 1 आर स्क्वायर साइन पाई, आर स्क्वायर साइन पाई डी आर डी फाई डी थीटा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका मतलब आपको पहले किसके लिए सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको आर स्क्वायर के लिए सॉल्व करना होगा। चलिए सबसे पहले आर स्क्वायर के लिए सॉल्व करो, ये होगा 0 to 2 पाई, 0 to π/3 ऐसे रहेगा। अब साइन फाई तो कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल इंटीग्रल हो जाएगा r³ बाई 3 साइन फाई 0 to 1 डी फाई डी थीटा। तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली 0 to 2 पाई, 0 to π/3। अब ये हो जाएगा सिर्फ sin φ/3, राइट, यही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, साइन फाई को डी फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। साइन फाई का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस फाई, राइट। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई -of cos φ डिवाइड बाई 3 इंटीग्रल ऑफ 0 to π/3 डी थीटा, राइट, यही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू पुट अप करूँ, कॉस π/3, cos π/3 होता है आपका -1/2, -1/2/3 -1/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 0 1 तो 1/3 डी थीटा। सो नेक्स्ट पेज पे चले अगर हम, सो ये हो रहा है नथिंग बट इट इज कमिंग आउट टू बी इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई -1/6 प्लस 1/3, it is coming out to be 6, so it is coming out to be 1/6, right, 1/6 d theta, so it is equal to theta by 6 integral of 0 to 2 pi। so वैल्यू आ गई आपकी 2 π/6, that is equal to π/3 आंसर। तो इस तरीके से आप चाहो तो बहुत इजी वे में डबल इंटीग्रल के क्वेश्चन को, ट्रिपल इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं जो क्वेश्चंस गेट में आए हैं उनको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो गेट में जो आए हुए क्वेश्चन उनके ऊपर हम पढ़े, तो गेट में जो क्वेश्चन आया वो देखते हैं अगर आपका। फिर हम बात करेंगे कैसे आप ऑर्डर के इंटीग्रेशन को चेंज करोगे और डबल इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे आप सॉल्व आउट करोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया है गेट आपका 2008 में। गेट 2008 का जो क्वेश्चन आई थिंक वो ऑलरेडी मैंने करवा दिया है आपको।
ये वो क्वेश्चन गेट 2008 का जो क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन आया था गेट 2008 में। चलिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी करवाया है, वो क्वेश्चन आपका आया है गेट 2004 में, 2 मार्क्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन आपसे गेट में पूछा जा रहा है उसके के लिए आपको जो क्वेश्चन है वो गेट 2014 का है। देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 0 से 2, इंटीग्रल ऑफ 0 to x ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स। ऑप्शन आपको दिए थे 1/2 e - 1, 1/2 e² - e। ऑप्शन सी दिया 1/2 e² - 1 का होल स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी दिया आपको 1/2 e - 1/e का होल स्क्वायर। इसको मुझे सॉल्व करना है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे आप सॉल्व करोगे? चलिए सबसे पहले आपको अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। सो इंटीग्रल ऑफ 2, अब आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो इंटीग्रल ऑफ 0 to x ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 कैसे सॉल्व करोगे? चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई का इंटीग्रल, ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। वैल्यू रखनी है 0 to x। जब वैल्यू पुट अप करोगे 0 to x, देखो आपको वैल्यू क्या मिलती है। ये मिला है इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 ई रेस टू पावर 2x माइनस ई रेस टू पावर एक्स dx। तो वैल्यू क्या हो गई, ई रेस टू पावर 2x/2 माइनस ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स हो जाएगा 0 to 2। अब आपको वैल्यू हो जाएगा ई रेस टू पावर 4/4/2 माइनस ई स्क्वायर माइनस आपका आ जाएगा 1/2 - 1। राइट, ये आएगा, ये आएगा, राइट ये आएगा। सो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/2 ही बचेगा, 1/2 - 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 मतलब प्लस 1/2 हो जाएगा। सो अगर मैं इसको लिखूं, नेक्स्ट पेज पे चलूँ, सो ये बन रहा है आपका, जरा देखो ये बन रहा है आपका ई रेस टू पावर 4/2 माइनस ई स्क्वायर प्लस 1/2। सो 1/2 कॉमन अगर मैं ले लूँ तो 1/2 कॉमन ले लिया, जैसे बना ई रेस टू पावर 4 माइनस 2e² प्लस 1। अब इसको मैं क्या ले सकता हूँ, देखिए जरा, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो e² - 1 का होल स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज e² - 1, दैट इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व आउट। राइट, चलिए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है उसको डिस्कस आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि बेसिकली जैसे हम एरिया जैसे अभी तक निकाल रहे हैं तो उसमें हम क्या करते थे, सिंगल इंटीग्रल का यूज करेंगे। अगर आपको डबल इंटीग्रेशन के यूज से करना है उसके लिए सबसे पहले 2 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपको इंटीग्रेशन, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, हर बार डीवाई को पहले कर रहे हो फिर डीएक्स को कर रहे हो, तो अगर आपको ऑर्डर ही चेंज करना है अपने क्वेश्चन का, तो आप कैसे सॉल्व आउट करने वाले हो उस क्वेश्चन को? ठीक है, जैसे सपोज करते हैं, जैसे आप सपोज करते हैं, अब सपोज करते हैं आपको क्वेश्चन दे दिया, मैं उसको कॉन्सेप्ट से समझाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल की मदद से भी आप समझ सकते हो। बेसिकली उसमें क्या करना होता है आपको, चेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो लिमिट है उसकी ऑर्डर को चेंज कर दें। तो ये बेसिकली कब यूज किया जाता है, जैसे कि आपको कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज करते हैं आपके पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं मुझे इसका इंटीग्रल्स का आपको ऑर्डर चेंज करना है, -a to a जीरो, यहाँ पे आपको दिया, यहाँ पे दिया √a² - y² फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx dy। ये अभी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप ध्यान समझो तो ये बेसिकली क्या दे रखा है, अगर आप ध्यान समझो तो बेसिकली क्या दे रखा है सोल्यूशन। मुझे इसका ऑर्डर चेंज करना है, कैसे चेंज करूंगा, देखो आपको दे रहा है x = 0 to x √a² - y², दैट इज नथिंग बट x² + y² = a²। इसका मतलब एक सर्कल इन्होंने आपको दे रखी है। अब ये आपके पास एक सर्कल है, सो मैं सर्कल ड्रॉ कर दिया। राइट, सॉरी, सर्कल आपकी ड्रॉ कर देता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। सर्कल शेप एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं, चलिए ठीक है, ये आपका कोई सर्कल है जिसकी इक्वेशन है। अब ये पॉइंट आपका क्या है, -a है, 0, -a। ये आपका पॉइंट है 0 + a। राइट, सिमिलरली ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, a +, 0, और ये आपका -a, 0। ये आपको पॉइंट दे रखा है। राइट,
ठीक है। अच्छा, अभी यही तो आपका पॉइंट भी होगा, y इक्वल टू माइनस ए और y इक्वल टू प्लस ए की आपको देखना है। ठीक है। सो अगर आप देखो तो अगर आप देखो तो अगर आपको जो वैल्यू सॉल्व करनी थी उन्होंने क्या दे रखा था, आपको दे रखा था कि आपको सॉल्व करना है फंक्शन को किस तरीके से सॉल्व करना है, कि आपको इंटीग्रेशन निकालना है 0 to √a - y² माइनस ए टू ए फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई डी एक्स डी वाई, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपने देखा वो कैसा इंटरवल बन रहा है, एक सर्कल का बन रहा है। तो अब आप उसके ऊपर आप कैसे करोगे चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, देखते हैं। तो अगर आपको इसको समझना है तो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिप ड्रॉ करता हूँ। देखिए कहने का मतलब बेसिकली क्या हो रहा है। अगर आप सपोज करो मैंने एक स्ट्रिप यहाँ पे ड्रॉ कर ली, मैंने एक स्ट्रिप आपकी ये बना दी, ये एक आपकी स्ट्रिप हो गई। अब इसको मैं येलो कलर से सेट कर देता हूँ। सो बेसिकली जो आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ था वो इस स्ट्रिप के अबाउट एरिया दे रहा था। देखिए क्या कर रहा था, आपको क्या करना था, -a to +a के बीच में आपको वैरी कराना है, -a to से +a के बीच में आपको वैरी कराना है। और आपको क्या करना है, -a to +a, y इक्वल टू -a, y इक्वल टू +a, इसके बीच में आपको वैल्यू वैरी कराना है। और आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। अब आप क्या चाहते हो, अपना इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करना। तो इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है, मैं उसको ग्रीन कलर से चेंज कर देता हूँ। सो मैंने अभी स्ट्रिप आपकी ये वाली उठा ली। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, देखिएगा आप समझिएगा मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, पहले इंटीग्रल वाई को सॉल्व करना चाहता हूँ, फिर एक्स की लिमिट 0 to a वैरी करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको कैसे चेंज करूंगा जरा देखिए। मैं इसको ये अगर आपको चेंज कराना है तो मैं कैसे चेंज करूंगा, देखिए मैं कैसे चेंज करूंगा इसको। मैं चाहता हूँ एक्स की लिमिट कहाँ से चली जाए, अब 0 to a चली जाए। अगर एक्स की लिमिट 0 to a जाएगी, जरा बताइए आपकी वाई की लिमिट क्या हो जाएगी। तो वाई की लिमिट हो जाएगी √a² - x² माइनस में 2 √a² + x², यही तो होगी, सॉरी, √a² माइन प्लस में √a², -x², यही तो होगी। तो देखिए आपने यहाँ, ये आपने क्या किया, आपने अपने लिमिट को चेंज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ से इंटीग्रेशन अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो ऑर्डर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 to a, दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा -√a² -x²। ठीक है, और ये हो जाएगा √a² प्लस एक्स, सॉरी प्लस नॉट माइनस ही रहेगा यहाँ पे भी, -x²। बट अभी फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, वाई ऑफ, पहले आप करोगे बाद में एक्स करोगे, और अभी आएगा डी वाई डी एक्स। तो पहले आपको क्या करना था, आपको स्ट्रिप, इस स्ट्रिप के अबाउट सॉल्व करना था। फिर मैंने क्या किया, उस ग्रीन वाले स्ट्रिप के अबाउट चेंज कर दिया। तो इस वजह, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने इंटीग्रल को बहुत इजी वे में आप सॉल्व आउट कर सकते हो। समझ में आई चीजें, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके लिए। मान लेते हैं मुझे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है किसका, 0 to 1 एक्स, 2 x², यहाँ पे 2 - x है। फंक्शन दिया आपको xy dy dx dy। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो समझो। तो अभी आपको कर्व जो दे रखा है वो कैसे, कहाँ से प्लॉट प्लॉट करवा रहा है, देखिए वो करा रहा है आपको y इक्वल टू x² से लेकर y इज इक्वल टू 2 - x से। सबसे पहले इसके लिए आप कर्व ड्रॉ कर लो अपनी। y इक्वल टू x² कौन सा कर्व है आपका, पैराबोला है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। सो ये आपका कोई पैराबोला हो जाएगा जो ओरिजिन से जाएगा। इसको ओरिजिन से ले जाओ, जो आपका ओरिजिन से होके चला जाएगा, राइट। अच्छा, y इज इक्वल टू 2 - x, लाइन आपकी कैसे जाएगी, y इक्वल टू 2x। सो अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, तो लाइन आपकी कैसे ऐसे जाएगी, राइट। कुछ यहाँ कहीं से ऐसे जाएगी, सॉरी, हाँ, ये यहाँ से कहीं से जाएगी, राइट, राइट। और यही वो पॉइंट होगा 1, 1, क्योंकि उसने दिया है 0 to 1 जाना, तो यही आपका पॉइंट है 0, 1, सॉरी, यही आपका पॉइंट होगा 1, 1, ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यही वो पॉइंट होगा 1, 1, राइट। ये आपका पॉइंट है कौन सा, 0, 2, एंड दिस इज नथिंग बट आपका ये पॉइंट आ जाएगा y इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2, 0। तो ये आपका इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 2 का, और ये आपका कर्व है y x² इज इक्वल टू वाई। सो बेसिकली जो आपको एरिया निकालना था वो इस रीजन का निकालना था, राइट। तो हमें जो एरिया निकालना था वो इस रीजन का एरिया निकालना था, क्योंकि y इक्वल टू 0 लाइन एंड y इक्वल टू 1 लाइन, इनके बीच में आपको एरिया निकालने को बोला। ठीक है। सो बेसिकली जो अभी आप एरिया निकाल रहे थे फिर से वही काम आप स्ट्रिप से अगर समझोगे, तो मैं पहले इस स्ट्रिप के अबाउट एरिया निकाला था, राइट। मैं 0 to 1 जा रहा था उसके अंदर, राइट। अब आप क्या कर जाते हो, आप अपने स्ट्रिप को चेंज करना चाहते हो। अब स्ट्रिप को आप कैसे चेंज करोगे,
अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो एरिया निकालनी है, अब आपको रीजन जो निकालना, आपको एरिया कैसे निकालोगे, अब आपको क्या करना है, जो आपको पहली जो एरिया निकालनी थी वो निकालनी थी अबाउट स्ट्रिप पी क्यू। ठीक है, आपको जो एरिया निकालनी थी वो अबाउट इस पे दिया हुआ था, राइट। मैं उसको ग्रीन कलर से दे दूं, ग्रीन कलर से दे दिया। तो पहले जो आप एरिया निकाले थे यहाँ से जा रहे थे 0 to 1 1 जा रहे थे, 1 कर रहे थे, आप उसको सॉल्व आउट करके ला रहे थे। बट अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको स्ट्रिप इसके अबाउट निकालनी है। तो अभी इसके लिए कैसे करना पड़ेगा, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए अब आपको क्या हो जाएगा, आपके पास दो करवाएगी, कैसे देखते हैं। चलिए उसके पहले मैं कर दोबारा एक बार यहाँ प्लॉट करता हूँ क्लियर में। सो ये आपका वो हो गया एक्सेस, ये आपकी एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन हो गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 वाली लाइन हो गई। और ये अभी आपका यहाँ से पैराबोला चला गया, राइट। दिस इज योर पॉइंट 1, 1। सो अगर अब आपको अपना वो चेंज करना है तो आपको एक स्टेप यहाँ पे लेनी पड़ेगी, राइट, और एक स्टेप आपको यहाँ पे भी लेनी पड़ेगी, तभी तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे, राइट। देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सो मैं इसको मान लेता हूँ रीजन ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, राइट। सो फॉर द रीजन ओ ए सी, फॉर द रीजन ओ ए सी, फॉर द रीजन ओ ए सी, आई क्या हो जाएगा आपका, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको कहाँ पे कहाँ जाना है, एक्स में। आपको एक्स में जाना होगा 0 to 1, वाई में 0 to, आपको कहाँ पे आना है, रूट एक्स, एक्स रूट वाई तक जाना है। एफ वाई, सॉरी, एफ वाई आपका क्या हो जाएगा, एफ वाई और एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ वाई एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई डी वाई डी एक्स, राइट। ये हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, अच्छा, राइट। अच्छा, अब अगर अब आपका लिमिट ले लो ए सी बी के लिए, फॉर द रीजन ए सी बी, उसके लिए I2 क्या हो जाएगा आपका, वो अगर आप देखोगे तो अभी आपको कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, आपको अब 1 से 2 तक जाना पड़ेगा, 1 से 2 तक जाना पड़ेगा, राइट। और फिर 0 से आपको कहाँ जाना होगा, 2 - y तक जाना पड़ेगा, एक्स वाई डी एक्स, डी एक्स। सॉल्व कर सकते हो आप इसको, क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आपको क्या कर सकते हो, आप अपने फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, अगर आपने चेंज ऑफ इंटीग्रेशन लगाया, सो यूजिंग चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, यूजिंग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अभी जो आपका फंक्शन दिया था पहले, क्या दिया था, पहले आपको दिया था डबल इंटीग्रल 0 to 1, 0 to 1, आपको दिया था एक्स स्क्वायर 2 - x एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इट इज इक्वल टू, दो रीजन का आपका एरिया हो गया, ये क्या हो रहा है, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, इंटीग्रल ऑफ 0 to √of y, राइट, एक्स वाई डी एक्स डी वाई प्लस 1 से 2, एंड यहाँ पे आपका आ रहा था 0 to 2 - y एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने इंटीग्रेशन के ऑर्डर को कभी भी आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है चीजें, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर गेट में जो क्वेश्चन आया वो देख लेते हैं एक बार। गेट में जो क्वेश्चन आया वो ये आया है, क्वेश्चन आया था आपका गेट में, गेट गेट 2015 का इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन दिया है, द डबल इंटीग्रल 0 to a and 0 to y fx, y dx dy is equivalent to, आपको ऑप्शन दिए थे इन्होंने। पहला ऑप्शन आपको दिया है इंटीग्रल ऑफ 0 to x, 0 to y, फंक्शन ऑफ x, y dx dy। ऑप्शन आपको बी दिया है इंटीग्रल ऑफ 0 to a x to y fx, y dx dy। ऑप्शन सी दिया है आपको, ऑप्शन सी दिया है आपको इंटीग्रल ऑफ 0 to a x to a f of x, y dy dx। एंड ऑप्शन डी दिया है आपको इंटीग्रल ऑफ 0 to a f x, y dx।
चलिए, अभी हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन दिया उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो मैं क्वेश्चन क्या दिया था, सो वो क्वेश्चन दिया था इंटीग्रल ऑफ 0 to a 0 to y f(x, y) dx dy। इसका मतलब लाइन आपकी क्या है, x=0, x=y, y=0, y=a, यही लाइन है आपकी। इसको आप प्लॉट कर लो अपने एक्सिस में। y=a लाइन कौन सी होगी, y=a लाइन सपोज करते हैं यहां से जाएगी, क्योंकि आपकी y=a लाइन। x=y लाइन कौन सी होगी, x=y लाइन कुछ ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ये लाइन होगी। सो आपको जो क्वेश्चन में दे रखा था पहले से वो दिया हुआ था, मैंने कलर वो पेन उठाया, हाँ। जो आपको पॉइंट दे रखा था वो दे रखा था, यहाँ आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a, ये आपकी लाइन है y=a, ये आपकी हो गई x 0,0 वाई लाइन, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था वो कहाँ से कहाँ सॉल्व करा रहा था, वो सॉल्व करा रहा था आपसे, पहले करा रहा था 0 to y जा रहा था, फिर 0 to a जा रहा था, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे करोगे, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले x की लिमिट उठानी पड़ेगी, फिर y की लिमिट उठानी पड़ेगी। चलिए देखिए, अभी x की लिमिट आप कैसे उठाओगे, देखो x की लिमिट आप कैसे उठाओगे, चलिए देखते हैं। सो जो आपको ये लिमिट दे रखी है क्वेश्चन में गिवन है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, अब एक्स की वैल्यू देखो आपकी क्या हो जाएगी, अगर आप चेंज करना चाहो तो एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे पहले कितनी है 0, फिर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जानी है आपको a तक जानी है, फिर y की वैल्यू कहाँ से जानी है आपको a, फिर आपको कहाँ तक आनी है y=x तक आनी है। सो आपका लिमिट क्या चेंज हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा 0 to a, a to x, सॉरी आपको x to a तक जाना है, x to a फंक्शन ऑफ x, y dy dx। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इस क्या है आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपने ऐसा, क्योंकि पहले जो आपने स्टेप कट करी थी वो इस तरह से थी, अभी आपने स्टेप क्या कर ली, पैरेलल कट कर दी आपने। क्लियर है चीज है, समझ में आई चीज कि किस तरह से आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक लास्ट टॉपिक जो आपका मल्टीपल इंटीग्रल में बचता है वो है कि किस तरीके से आप अपने इंटीग्रल को, इसी तरह क्या हो तो आप क्या कर सकते हो, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हो किसमें, ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक आज की क्लास का टॉपिक है कि आप किसी भी मल्टीपल इंटीग्रल को आप पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देख लो। सो इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो अगर सपोज करते हैं आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, अगर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है डबल इंटीग्रल θ1 से θ2, r1 से r2, फंक्शन ऑफ एफ आर थीटा डी आर टी थीटा। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप क्या कैसे करोगे, कि सबसे पहले आप इंडिकेट करोगे अपने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू आर, कीपिंग थीटा एज कांस्टेंट बिटवीन r1 to r2। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, फर्स्ट इंटीग्रेट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू आर, कीपिंग थीटा कांस्टेंट बिटवीन द लिमिट्स, r1 and r2। और जो आपकी वैल्यू आएगी फिर आप उसको क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करोगे, एंड देन आप θ1 to θ2 के बीच में जाओगे। देन द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन इज इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बिटवीन θ1 and θ2। इसका मतलब क्या है, r1 और r2 आपका कैसा फंक्शन है, r1 and r2 आपके फंक्शन है किसके, θ1 and θ2 के, एंड θ1 and θ2 क्या है आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट। θ1 and θ2 आपके क्या है कॉन्स्टेंट्स है। सो मैं लिख सकता हूं यहां से, दिस इंप्लाइज r1 and r2 आर functions of θ1 and θ2 while θ1 and θ2 are constant। अब देखो इसी चीज को मैं ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है यहाँ पे। सो सपोज करते हैं मेरे पास ये आपकी एक्स एक्सिस है,
और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है। अब मेरे पास कोई कर्व है, सपोज करते हैं कोई आर्क है या कोई कर्व है आपके पास। ठीक है। जो दो कर्व मैं मान लेता हूँ। ठीक है। तो एक कर्व मान लेता हूँ मैं, चलिए एक आर्क के फॉर्म में मैं इसको बताता हूँ। ठीक है। सो अब मान लेता हूँ आपका एक कर्व ये है और दूसरा कर्व ये है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक। सो आपके पास दो कर्व है, एक है ए बी, एक है आपका सी डी। ठीक है। तो जो ए बी कर्व है, जो ए बी कर्व है वो आपका थीटा, अब ये वाला देखो, ये थीटा 1 है, ये आपका थीटा 2 है। ठीक है। समझ में आई चीज। बाउंडेड है आपका रीजन थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में। ठीक है। सो अगर मैं चाहूँ तो मुझे ये जो एरिया निकाल, जो बेसिकली आपको क्या है, ये आप डबल इंटीग्रेशन का मतलब क्या, आप एरिया निकाल लो। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या, आप ये रीजन मान लो, तो मैं एक स्टेप छोटी सी कट करूँ। तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप यही रीजन तो निकालने जा रहे हो, देखो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। आप यही रीजन तो निकालने जा रहे हो, राइट। जिसमें आपका थीटा वैरी कर रहा है कहाँ से थीटा 1 से थीटा 2 के बीच। ये तो आप करने जा रहे हो, इस रीजन की वैल्यू निकाल रहे हो। आप इसी रीजन की वैल्यू निकाल लो, मान लेते हैं आपका ये पी क्यू है, ये आपका पी क्यू है, तो ये एंगल जो आपका होगा ये थीटा, इसी की तो आप रीजन निकालो। इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, डबल इंटीग्रल थीटा 1 से थीटा 2, R1 से R2, एफ आर थीटा डी थीटा। सो इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू आपको R1 से R2 के बीच में जानी है, एफ आर थीटा डी थीटा, जो बेसिकली एरिया दिखाएगा आपको किसका, उस रीजन का जो बाउंडेड है ए बी सी डी के बीच में। एरिया बाउंडेड बाई ए बी सी डी, सॉरी ए बी डी सी, राइट। इसको सही कर दो, ए बी डी सी, राइट। यहाँ पे आपका ए बी क्या था, एक फंक्शन था किसका, एक फंक्शन था किस तरीके से, R1 इज इक्वल टू F1 थीटा, ये भी थीटा का फंक्शन है, और R2 ये भी आपका किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। क्लियर है। तो अगर सपोज करते हैं इसके ऊपर कोई क्वेश्चन गेट में आया तो कैसे आप सॉल्व आउट करोगे, देख लेते हैं उसको भी एक एग्जांपल के तौर से। एग्जांपल है, कैलकुलेट डबल इंटीग्रल R³ dr d थीटा over the area included between r is equal to 2 sin थीटा एंड r is equal to 4 sin थीटा। अब ये आपको क्वेश्चन दिया है, सीधी सी बात है। इसका कहने का मतलब क्या है, जरा देखो आप, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस कर्व को अगर आप प्लॉट करने जाओगे, अगर आप इस कर्व को आप प्लॉट करने जाओगे, जरा देखो, जरा देखो बेसिकली क्या, आर इक्वल टू 2 sin थीटा, आर इक्वल टू 4 sin थीटा। अगर आपको ध्यान हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपकी सर्कल होती है, जो आपकी सर्कल होती है जो आपकी सर्कल होती है वो बेसिकली क्या होता है, जो भी आपकी सर्कल होती है वो बेसिकली एक, उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में आप साइन थीटा ए साइन थीटा ए कॉस थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये बेसिकली क्या है, दो सर्कल है जिसकी जो वैरी कर रहा है आपका 2 sin थीटा से 4 sin थीटा के बीच में। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका कर्व प्लॉट करने जाऊँ, यहाँ पे मैं एक्सिस उठा लूँ। ठीक है। तो अगर ये आपकी एक्सिस है, सो अगर मैं एक्सिस देखूँ तो एक सर्कल आपका ऐसे जाएगा, तो ओरिजिन को टच करके ऐसे, सॉरी, एक एक्सिस आपको ऐसे सर्कल जाएगी, क्योंकि प्रॉपर सर्कल प्लॉट कर दिए। ठीक है। एक सर्कल आपका ऐसे छोटा सर्कल है जो 2 sin थीटा वाला हो जाएगा, दूसरा सर्कल आपका बड़ा वाला सर्कल हो जाएगा 4 sin थीटा वाला। ये थोड़ा सा प्रॉपर सेप नहीं है। इसका मतलब आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू 0 to π के बीच में वेरी करानी है, 0 to π के बीच में जाना है आपको। और कहाँ से कहाँ जाना है, 2 sin थीटा से 4 sin थीटा के बीच में जाना है। यही तो आपको निकालना है, राइट। फंक्शन क्या दिया आपको, R³ दिया है, डी आर डी थीटा सॉल्व करना है आपको। चलिए सॉल्व कर दिए इसको, सिंपल सी कहानी। सो 0 to π, ये क्या हो जाएगा आपका, R⁴/4 2 sin थीटा से 4 sin थीटा डी थीटा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π 1/4 कॉमन, आपका हो जाएगा 4 4 sin 4 थीटा
माइनस माइनस 2⁴ साइन 4 थीटा, ये होगा। एक बार आप 2⁴ साइन 4 थीटा, ठीक है, डी थीटा। तो अगर मैं लिखूं, देखो, वन सॉरी इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई 1/4, 2 4 16। तो अगर आप पूरी चीज को बाहर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा देखो। तो आपको मिल रहा है 60 1/4 × 4 × 4 × 4। तो अगर मैं साइन थीटा की पावर 4 बाहर ले लूँ तो आपको अंदर मिल रहा है 4⁴ माइनस 2⁴ डी थीटा। आप इसको कैलकुलेटर में डालते हो तो वैल्यू क्या आती है, 60 इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई sin⁴ थीटा डी थीटा। कल की क्लास में हमने देखा था, अगर f(2a - x) f(x) के बराबर हो जाता है तो उसको आप क्या कहते हो, तो f ऑफ साइन ऑफ 4 थीटा पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स साइन 4 थीटा होगा। लिख सकता हूँ sin⁴ पाई माइनस थीटा इट इज इक्वल टू sin⁴ पाई थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 60 × 2 इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई/2 sin⁴ थीटा डी थीटा। अब आपको याद होगा, अगर अगर आपको ये चीज याद हो, मैंने बताया था इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई/2 साइन m⁻x dx की वैल्यू होती है m-1 m-3 m-5 इंटू के डिवाइडेड बाई m-2 m-4 सो ऑन। यहाँ के आप डिसाइड कर सकते थे कि अगर आपका m ऑड है तो 1 होगा, इवन है तो पाई/2 होगा। सो वही फॉर्मूला यहाँ पे मैं यूज करूंगा। मैं लिख सकता हूँ यहाँ से इट इज इक्वल टू 60 × 2 × 4 - 1 × 4 - 3 डिवाइडेड बाई 4 × 4 - 2 इंटू के। यहाँ के क्या होगा, सिंस 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 m is equal to 4 even, this implies k is equal to पाई/2। अब वैल्यू पुट अप कर दो, हो जाएगा 60 × 2 120 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 इंटू पाई/2। सो 2 कैंसिल आउट। अभी 4 से आपका 30 हो जाएगा, 4 से 30, इस 2 से आपका ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15 15 या 45, राइट, ये आएगा, सही है। सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, सॉरी 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 सॉरी। सो अगर ये 1 आ जाएगा, कैंसिलिंग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ। अच्छा, पाई/2 यहाँ हो गया, ये 3/2 नहीं, ये 1 होगा, 4 - 3 1 आता है, तो 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, चलिए 4 4 2 8, और 8 से अगर आप इसको कट करोगे तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15, राइट, 15 8 120। तो ये आ रहा है आपका 45 पाई/2 दैट इज इक्वल टू 22.5 पाई। सो इस तरीके से आप चाहोगे तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे फॉर्मुला मैंने क्या लगाया वो भी मैं आपको रिमेंबरिंग के लिए लिख देता हूँ दोबारा। इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई/2 sin⁴mx dx इज इक्वल टू होता है m-1 m-3 डॉट डॉट इंटू के डिवाइडेड बाई m-2 m-4 डॉट। जहाँ के की वैल्यू आप डिसाइड करते हो इवन है ऑड से, अगर ऑड होता तो 1 होता, अगर इवन है तो आप कहते हो के की वैल्यू पाई/2 होगी। क्लियर है, तो समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कभी भी डबल इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल की मदद से आप क्वेश्चंस को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की मदद से, या एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आया कि आपको डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो इस तरीके से आप डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। सो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से लेंथ ऑफ कर्व, एरिया ऑफ कर्व, वॉल्यूम ऑफ कर्व, कर्व ट्रेसिंग, मल्टीपल इंटीग्रल के क्वेश्चन जो गेट में आए हुए हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उन चीजों को समझा। तो थैंक यू ऑल एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू मेक सच मोर वीडियोस।